नमस्कार साथियों। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करते हैं जो काफ़ी समय चर्चित विषय है, प्रासंगिक भी है। एक साइबर क्राइम के तहत बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर अपराध क्या है, ये कैसे होते हैं और इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखें। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति किसी डिजिटल उपकरण के माध्यम से अर्थात मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य किसी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारी निजी जानकारी को, डेटा को, आइडेंटिटी को चुरा लेता है और उसके माध्यम से हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, नुकसान करता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वह डिजिटल क्राइम के तहत आता है। तो हमें इससे बचने के लिए काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम क्या क्या करें। सबसे पहले तो हम प्रयास करें कि अपना जो डेटा है, अपने जो आइडेंटिटी है, अपने जो फोटो है, अपने आइडेंटिटी मुख्य रूप से क्या क्या बातें हो सकती है। मुख्य रूप से अपने या अपने परिवार की जानकारी, उनके फोटो, सभी के नाम, अभिभावकों के नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, इसके अलावा अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इन्हें हम प्रयास करें कि बचा के रखें। यह किसी भी व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति के हाथ में न आए और अधिकृत जगह पर ही इनकी जानकारी शेयर करें और मोबाइल में जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को रखने से बचें। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम से आखिर हम साइबर क्राइम के तहत उसके जाल में आ कैसे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। क्योंकि जहाँ तक यदि ये सुनने में आता है कि कोई बहुत अशिक्षित, अनजान व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति उसके जाल फंस रहा है तो कुछ बात गलत उतरती है। किंतु कई बार ये देखने में आता है कि अच्छे शिक्षित समझदार व्यक्ति भी कई बार उनके जाल में फंस जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? एक शिक्षित व्यक्ति भी कैसे साइबर क्राइम के तहत या साइबर फ्रॉड में फंस जाता है? दरअसल मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां, उसमें से दो मुख्य मूल प्रवृत्तियां हैं, वही हर जगह काम करती है और कहीं न कहीं जो साइबर अपराधी होते हैं वह भी इन्हीं का उपयोग करते हैं। मनुष्य मूलतः भय और लालच, इन दो चीज़ों से अधिकांश समय संचालित होता रहता है, चलता रहता है। उसका पूरा जीवन और सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं इसी के आसपास चलती रहती है। साइबर अपराधी भी कहीं न कहीं इन्हीं का उपयोग करते हैं। वह आपको लालच देंगे और कई बार हम छोटे मोटे लालच के चक्कर में हम अपनी बड़ी रकम, बड़ी जानकारी, डेटा या अकाउंट खाली करवा लेते हैं। तो बचने का सबसे पहला बात यही है कि हमें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना है। हम जो भी काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उसी से संतुष्ट रहें। और ज़्यादा पैसा जाए तो और ज़्यादा प्रयास करें, किंतु कोई भी इस प्रकार के स्कैम में न फंसे कि जहाँ बिना मेहनत के घर बैठे अपने आप लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में, घर में या जीवन में आ जाएंगे। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। इसलिए किसी भी छोटे या बड़े लालच में ना आए और इस लालच में आकर किसी भी
अनजानी लिंक, नंबर या फाइल्स, ईमेल या ऑफर के चक्कर में न पड़े। या कई बार साइबर अपराधी बहुत सारे सर्वे के नाम लेकर भी इस प्रकार की जानकारी आपसे ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा उनके चक्कर में भी न पड़े। कई बार मोबाइल रिचार्ज के नाम पर या कुछ विशेष पर्व, त्योहार, जयंती, इनके नाम पर भी कई बार कई सारे लिंक्स आते रहते हैं, तो इन सब से भी बचें। तो इस प्रकार भी हम इससे बच सकते हैं। दूसरा तरीका साइबर अपराधियों का है भय, और इसी भय का उपयोग आजकल वो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। ये एक नया उनका फंडा है और कई सारे व्यक्तियों को उन्होंने इसके माध्यम से शिकार बनाया हुआ है। डिजिटल अरेस्ट में कॉल करके लाइव व्यक्ति को किसी प्रकार से पैनिक करके, डरा धमका के उसे अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव में ले लेते हैं और उससे पैसे ठग लेते हैं। क्योंकि डाटा तो उनके पास पहले से मौजूद होता है, तो वो आपका नाम, पता, आधार नंबर या आपके परिवार के बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे और फिर थोड़ा अपना एक झूठा परिचय देंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी के रूप में या किसी क्राइम ब्रांच के अधिकारी के रूप में, सीबीआई के रूप में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के रूप में अपना परिचय देंगे और आपको किसी भी प्रकार की धमकी देंगे या किसी प्रकार से बताएंगे कि आपका नाम किसी अनैतिक, अवैधानिक कारोबार से या किसी अपराध से जुड़ा हुआ है और आपको अरेस्ट किया जाता है या आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो आप या तो जमानत करवाएं या मामले को निपटाने के लिए इतने पैसे दे दे, सब कुछ वो आपको डरा धमका सकते हैं। और इतना तीव्र गति और शातिर तरीके से करते हैं कि अधिकांश अच्छे समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस वक्त उनके दबाव में आ जाते हैं। हालांकि इसके दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। इस प्रकार वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ हमको ये समझने की आवश्यकता है कि अभी तक जहाँ तक जानकारी है, कोई भी डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। जब ये जानकारी हमें है कि डिजिटल अरेस्ट का कोई अभी तक कानूनी प्रावधान नहीं है, तो फिर वह चाहे कोई भी जानकारी दे, किसी भी प्रकार का नाम ले या भयभीत करने का प्रयास करे, तो फिर उससे डरने की आवश्यकता कहाँ है। कम से कम इतनी जानकारी सभी को होना चाहिए। और आजकल इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जन जागरूकता अभियान चला रही है और हमें भी यह जागरूकता जहाँ तक हो सके, जितनी जानकारी हो सके हमें भी प्राप्त करना चाहिए। और इसके साथ ही अपने परिवार को, बच्चों को, अपने सहपाठियों को, साथियों को या जो भी अपने संपर्क में सबको देना चाहिए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और किसी प्रकार के भय या लालच में नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो साइबर अपराधी तरीके अपनाते हैं, कई बार आपके अकाउंट के ब्लॉक होने, एटीएम के ब्लॉक होने या बिजली काटने जैसे मैसेज करके भी आपको आपकी जानकारी ले लेते हैं, आपके अकाउंट को खाली वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जिसे हम कह सकते हैं, कई बार उसे कुछ अशिष्ट या कहें अश्लील बातें करने या उसमें थोड़ा व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और इस प्रकार की बातों के चक्कर में फंस के उसके कुछ फोटो या वीडियो सामने वाले बना लेते हैं और फिर उसको वायरल करने की धमकी वो देते हैं और इस प्रकार उनसे कई सारे रुपये वो ऐंठ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचना चाहिए और इसी किसी प्रकार के इसे संपर्क में ना आए। अब इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बचने का प्राथमिक उपाय तो यही है कि किसी भी प्रकार के भय और लालच में ना आए। दूसरा,
जागरूकता उत्पन्न करें, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। इसके अतिरिक्त एक और उपाय यह भी है कि आजकल 5G है या डाटा नेट वगैरह बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, तो लगभग हर व्यक्ति हर समय ऑनलाइन रहता है, तो उससे भी अपराधियों के लिए अपराध करना बड़ा आसान हो जाता है। तो प्रयास करें कि हर समय ऑनलाइन न रहें। जब आपको आवश्यकता है, ऑनलाइन आप कुछ काम कर रहे हैं, तब तक ही ऑनलाइन रहें। उसके अतिरिक्त फिर अपना जो नेट कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर दें, लगातार ऑनलाइन न रहें। और जहाँ तक हो सके किसी भी जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइटों या उसका ही उपयोग करें। अनचाही वेबसाइटों पर या असुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग न करें। इसके अतिरिक्त हम जो कर सकते हैं कि किसी भी अनजान ईमेल, लिंक, एपीके फाइल इत्यादि को न खोलें, जो सेफ नहीं, उस प्रकार की वेबसाइटों पे नहीं जाएं। और सुरक्षा के और जो उपाय हैं, जैसे कई प्रकार के नए अपडेट, एंटीवायरस आते रहते हैं, तो उनका भी अपने डिजिटल उपकरणों में प्रयोग करें। वैसे जैसे हम घर को ताला लगाते, वैसे आजकल डिजिटल रूप से भी अपने हर चीज़ को लॉक करने का, पासवर्ड लगाने का सिस्टम रहता है। किंतु उसमें कई बार हम क्या करते हैं कि याद रखने के चक्कर में बहुत इजी बना लेते, कई बार अपने डेट ऑफ बर्थ को या नाम को या ईयर को, इस प्रकार की चीज़ों को बना लेते हैं, तो उसका आसानी से जो साइबर अपराधी वो अनुमान लगा लेते हैं। तो प्रयास करें कि इस प्रकार का कोई भी पासवर्ड आप बहुत ज़्यादा इजी पासवर्ड न बनाएं, और पासवर्ड आसानी से हर किसी के साथ शेयर न करें। तो अच्छा यूनिक पासवर्ड बनाएं और थोड़ा कठिन बनाएं। और पासवर्ड बनाते समय ये सावधानी भी रखें कि एक निश्चित समय के पश्चात अपने पासवर्ड चेंज करते रहें, और हर वेबसाइट या हर जगह, हर स्थान पे एक जैसे पासवर्ड न बनाएं। पता चला कि फेसबुक का, व्हाट्सएप का, दुनिया भर का हर जगह हर ऐप का एक जैसा पासवर्ड है, तो वो भी ठीक नहीं। उससे भी पासवर्ड को हैक करना है, पता लगाना आसान हो जाता है। और इसके अतिरिक्त आजकल बहुत सारे ऐप या इस प्रकार के लिंक उपलब्ध रहती है, जानकारी जैसे आसानी से अपने फ़ोन को या अपने डिजिटल उपकरण को हैक किया जा सकता है। तो अपना डिजिटल उपकरण, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, किसी दूसरे अनसेफ हाथों में न जाए। इसलिए बिना अपनी जानकारी की किसी दूसरे को न दें, किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के अलावा किसी को न दें। और जहाँ तक हो सके तो अपने सामने ही दें, किसी को भी यूज़ करने के लिए उसे न दें। इसके अतिरिक्त लगभग हर डिजिटल उपकरण की, वेबसाइट की और जो ऐप वगैरह रहते हैं, उनकी एक प्राइवेसी सेटिंग होती है। डिजिटल रूप से सुरक्षा के भी सारे उपाय रहते हैं, किंतु कई बार हमको उनकी जानकारी नहीं होती है या बहुत सामान्य सेटिंग हम उसकी रखते हैं। तो उसमें सुरक्षा के, प्राइवेसी के जितने सारे सिस्टम हैं या जितने ज़्यादा उसे सुरक्षित कर सकते हैं, उसके जितने उपाय हैं, उसमें कई बार सुरक्षा के अच्छे उपाय रहते हैं। यानी केवल अपनी जो प्राइवेसी है उसको हम ही देख सकते, सभी व्यक्ति नहीं देख सकते, इस प्रकार की रहती है। या 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जाने समझे, सेटिंग्स को, और अच्छे से अपने चीज़ों को मैनेज करें और प्राइवेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को गोपनीय बनाने का प्रयास करें। ज़्यादा उसमें फ्रैंकली होने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप किसी प्रकार की कई समस्या में फंस सकते हैं। तो इस प्रकार इन बातों का उपयोग करके हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और इस पर भी यदि कुछ हो ही जाता है तो तुरंत ही उसके जितने भी अपने पास साक्ष्य होते हैं उन सबको लेके जितना जल्दी हो सके, जो भी साइबर पुलिस रहती है, साइबर सेवाएं हैं, उनका उपयोग करें, उनको अपनी जानकारी दें, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। और इसके लिए 1930 करके एक नंबर भी है, तो उस पर भी हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत उपयोगी और अच्छा आपको लगा होगा। तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, उनको भी जागरूक करें, ताकि वो भी किसी भी फ्रॉड से बचें और अपने परिवारजनों को भी आप सुरक्षित रखें।
धन्यवाद।